हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार और मैं आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपके पहला चैप्टर रियल नंबर के बारे में जानेंगे और इस पे हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे हम लोग एग्जाम में बनाएंगे, है ना, उसके बारे में डिटेल देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं उसको नोट करते जाना है साइड साइड में, ठीक है। और इसमें जितने काम की चीज़ें हैं मैं बताऊंगा और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कितने कम समय में बना लेंगे वो भी इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रियल नंबर, इसको वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको रियल नंबर कहते हैं, ठीक है, रियल नंबर। अब देखो इसमें हेडिंग इसलिए डाला हूं कि VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। तो रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएं में सबसे पहले जो बात किया है इस एक्सरसाइज में, सबसे पहला बात हुआ है यूक्लिड द्वारा दिया गया एक प्रमेय का, है ना। तो यूक्लिड द्वारा जो एक थ्योरम दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से, पहला चीज हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। और इसको हम लोग इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। तो ये क्या चीज होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से पहले जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या कहता है या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या कहना चाहता है कि मान लो कि कोई भी दो नंबर है ना। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, 5 को 2 से डिवाइड कीजिए, 5 को 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा 2 2 4, यहाँ पे आया शेष 1, है ना। तो इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 5 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 + 1, है ना। यानी कि ये दोनों को गुना कर दो और इसके साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाज्य, है ना। इसका नाम क्या है, भाजक। और ये क्या, इसका नाम क्या है, शेषफल, है ना। और सॉरी भागफल, क्या नाम है इसका, भागफल। और जो बच गया इसका नाम है शेषफल, ठीक है। और अगर इसको हम लोग नोटेशन के रूप में देखें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, है ना। और इसको कहते हैं डिवाइजर, डिवाइजर। और इसको कहते हैं कोसेंट और इसको कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर, है ना। अब देखो अगर हम इस नंबर को 5 को कह दिए A, है ना, और इसको कह दिए B, और इसको कह दिए Q, और इसको कह दिए R, है ना। तो इस A को क्या लिखेंगे, A को लिखेंगे B × Q और प्लस का लिख सकते हैं। तो A बराबर क्या हो गया, B × Q + R, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि A बराबर BQ + R लिख दिए और R क्या चीज है, R तो शेषफल हो गया, रिमाइंडर हो गया। और R की जो वैल्यू होगी या तो क्या हो जाए कि किसी संख्या को भागा लगाए तो 0 आ जाए, या तो फिर R जो होगा 0 और किसके बीच में होगा, जिससे हम भागा लगा रहे थे, भागा किससे लगा रहे थे, B से। B से क्या होगा, छोटा होगा और 0 से हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, है ना। कहने का मतलब अगर हम कोई भी संख्या को किसी संख्या से भागा लगाएंगे तो उसका जो शेषफल बचेगा वो क्या क्या बच सकता है। जैसे 5 को हम 2 से भागा लगा रहे थे तो 2 दूनी 4, इसमें शेषफल कितना बचा, 1। ये जो शेषफल होगा ये भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। शेषफल जो होगा वो क्या होगा, भाजक से हमेशा छोटा होगा। अगर यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यानी कि हो सकता है कि 0 भी आ जाता है ना, 0 भी आ सकता था, या तो फिर 1 आ सकता था। 2 से अगर हम किसी को भाग लगा रहे हैं तो उसका रिमाइंडर, उसका शेषफल या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं आप लोग।
अगर मान लो 3 से किसी को भाग देते तब इसका शेषफल क्या क्या आ सकता था। हो सके कि ये पूर्ण रूप से काट दे 0 आ जाए, हो सके ये कि शेषफल 1 आ जाए, हो सके या शेषफल 2 आ जाए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 से भागा लगाते हैं किसको पहले, तो 4 को, तो 3 1 जा 3, बचा कितना, शेषफल 1 बचा। अगर हम 3 से भागा लगाते हैं 5 को, तो 3 एकम 3, ये बचा 2, शेषफल इस बार कितना बच गया 2। अगर हम 3 से भागा लगाते हैं किसको, 6 को, तो 3 दूनी 6 यानी कि 0 बच रहा है। तो क्या क्या रिमाइंडर बन रहा है, या तो 1 या तो 2 या तो 0, है ना। तो इसका मतलब हम जो चीज से भागा लगाएंगे, है ना, तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, इससे कम होगा। इस शेषफल जो होगा ये जिससे भागा लगा रहे थे उससे हमेशा क्या होता है, कम होता है। समझ रहे हो ना। तो यही बात यहाँ पे लिखा है कि अगर a बराबर BQ प्लस R है, यानी कोई इसी तरह से यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में क्या कहा है लेमा में, कि अगर मान लो कि 2 नंबर है A एंड B, A और B कोई 2 नंबर है, ठीक है, और जिसमें से ये कहा जाए कि A जो होगा वो B से क्या है, बड़ा है, ये जो है वो क्या है, B से बड़ा है। समझ रहे हो बात को, A B से बड़ा है तभी तो हम A को B से भागा लगा सकते हैं। और मान लीजिए भागा लगा रहे हैं तो हम लोग को किस रूप में दिखा, A बराबर BQ प्लस R के रूप में दिखा, है ना। तो अगर हम किसी एक 2 नंबर था A और B से भागा लगाए किसको, A को, तो कुछ ना कुछ हम लोग को मिल गया भागफल और कुछ ना कुछ मिला हम लोग को शेष। तो यदि A और B को लिखने का तरीका क्या है कि A बराबर BQ प्लस R, लेकिन इसमें कंडीशन छुपा रहता है। कंडीशन क्या है कि जो ये R है, R जो होगा वो 0 या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, और B से क्या होगा, छोटा होगा। ये चीज एकदम याद रखना है। ये यूक्लिड का जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये यही है कि अगर कोई दो नंबर है A और B, जिसमें A क्या है, B से बड़ा है, क्या है, B से बड़ा है, तो हम उस A को इस रूप में लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R। और R क्या होगा, R जो होगा वो हमेशा 0 और B के बीच में होगा। 0 हो सकता है लेकिन B से हमेशा क्या होगा, कम ही होगा। B के बराबर भी नहीं होगा ना B से ज्यादा होगा। ये बात याद रखना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। कैसे कैसे कहा जा सकता है कि मान कह दिया कि A और B दो कोई नंबर है जिसमें A बड़ा है किससे, B, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार कौन सा ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग तरीके करके, और उसमें से हम लोग को इसी टाइप वाले जो ऑप्शन होगा, यही कंडीशन के आधार पर जो ऑप्शन होगा उसी को चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग और भी क्या कह सकते हैं कि ये तो होना चाहिए, A बराबर BQ प्लस R तो होना चाहिए, साथ ही साथ में ये कंडीशन भी होना चाहिए कि 0 क्या होगा, 0 जो होगा R से छोटा होगा या उसके बराबर, और R जो होगा B से छोटा होगा। ये हमेशा ध्यान रखना किसमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना। अब देखो, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमको क्या फायदा मिला, क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो इसमें जो बेनिफिट मिलने वाला है हम लोग को, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम किसी भी 2 नंबर का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। अब बात आती है कि HCF किसको कहते हैं, है ना, HCF किसको कहते हैं। अब बात करते हैं HCF के बारे में। HCF हमें निकालना है, HCF निकालना है किसी भी 2 नंबर का, तो कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। देखो, HCF अगर हम कहें तो HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर हम कहें कि भाई HCF निकालो किसका किसका, 4 और 12 का, है ना, 4 और 12 का HCF निकालो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर पता करो जो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और इसको भी भागा लगाए और इसको भी भागा लगाए। वो जो नंबर हम लोग को मिलेगा वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना, और इसको भी भागा लगाए और इसको भी भागा लगाए। तो इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जैसे अब हम नंबर पता करेंगे
कि एक ऐसा नंबर पता करो जो इसको भी भागा लगाए या फिर इसको भी भागा लगाए, है ना। या तो फिर ऐसे कहेंगे कि एक ऐसा नंबर पता करो जो उच्चतम हो और क्या हो कि ये दोनों नंबर उसके टेबल में आ जाए। जैसे अगर हम कहा जाए कि 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में 12 भी आता है ना। 4 के टेबल में 4 भी आता है और 12 के टेबल में 4 के टेबल में 12 भी आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो 2 भी आता था, 2 दूनी 4 और 2 छक 12। तो क्या ये 2 इसका HCF होगा? 2 इसका HCF होगा? या फिर यहाँ भी आया 4 के टेबल में 4 भी आया और 12 भी आया, क्या ये HCF होगा? कौन वाला HCF होगा वो देखना है। ये तो ठीक है कि हमें एक ऐसा नंबर पता लगाओ जो ये दोनों नंबर उसके टेबल में आ जाए, कहने का मतलब। तो हमने 2 नंबर पता लगाया, एक 2 और एक 4। 2 के टेबल में भी 4 आता है और 2 के टेबल में भी 12 आता है। और एक और देखिए, 4 के टेबल में भी 4 आता है और 4 के टेबल में भी 12 आता है ना। लेकिन हमें क्या बोला कि हाईएस्ट चाहिए, तो 2 और 4 हम लोग को संभावित था, लेकिन 2 और 4 में हाईएस्ट कौन है, बड़ा कौन है? तो 4। तो इसलिए इसका HCF क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, ठीक है। तो HCF का मतलब यही हुआ कि एक ऐसा नंबर, अगर मान लो 2 नंबर का HCF निकालना है तो एक ऐसा नंबर पता लगाओ जो उच्चतम हो, क्या हो? उच्चतम हो, और ये दोनों नंबर को क्या करें? एक साथ भागा करें। अगर मान लो अगर हम कहें HCF ऑफ 3 और 9 है ना, तो 3 और 9 में देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 के टेबल में भी 3 आता है और 3 के टेबल में भी 9 आता है कि नहीं? तो वही एक नंबर है ना, बाकी बात और कोई नंबर लेंगे। अगर मान लो 9 के टेबल लिए तो 9 के टेबल में एक बार में 9 तो आ गया, लेकिन 9 के टेबल में 3 नहीं आता है कि नहीं? तो इसका मतलब HCF कौन होगा? तो 3 होगा। तो 3 और 9 का HCF कौन हो जाएगा? 3 होगा, है ना। अगर हम बात करते हैं HCF 12 और 24 का, तो इसमें क्या देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे जो उसके टेबल में आएंगे। जैसे 2 के टेबल में भी 12 मिल जाएगा, है ना, 2 छक्का 12 और 2 12 बार में ये 24, ठीक है कि नहीं? ये 3 के टेबल में मिल जाएगा, 3 चौके 12 और 3 आठी 24, ठीक है। क्या 4 के टेबल में मिलेगा? 4 के टेबल में भी मिलेगा, 4 पंजा 4 और 4 छक्के 24, ठीक है ना। क्या ये 6 के टेबल में मिलेगा? तो हाँ मिल जाएगा, 6 के टेबल में भी मिलेगा 2 बार में और ये 4 क्रम में, है ना। क्या 12 के टेबल में मिल जाएगा? हाँ, तो 12 पंजा 12, 12 दूनी 24। तो क्या देख रहे हैं कि दोनों नंबर 12 और 24 2 के टेबल में भी आ रहा है कि नहीं? 3 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है, 6 के टेबल में भी आ रहा है और 12 के टेबल में भी आ रहा है ना। तो क्या ये HCF कहलाएगा? क्या ये HCF कहलाएगा? क्या 4 HCF कहलाएगा या 6 HCF कहलाएगा कि 12 HCF कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा वो HCF? देखो, हमने क्या बोला कि जो ठीक है टेबल में दोनों आ गया मतलब नहीं है, और कोई इसमें सबसे जो बड़ा है, अब देखो 2 3 4 6 12, तो सबसे बड़ा कौन है? 12 है ना। तो 12 के टेबल में ये दोनों आ रहे हैं और 12 सबसे बड़ा है। 6 के टेबल में भी आ रहा था, 4 के टेबल में भी आ रहा था, 3 के टेबल में भी आ रहा था, 2 के टेबल में आ रहा था, लेकिन ये सब क्या थे? लोवेस्ट थे। तो हमें तो हाईएस्ट लेना है, हमें तो बड़ा वाला लेना है ना। तो इसका मतलब 12 हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका HCF क्या होगा? 12 HCF। ये तो हम लोग को HCF का मतलब समझे कि HCF का मतलब क्या होता है ना। एक ऐसा नंबर पता लगाना है, अगर मान लो हम किसी 2 नंबर का क्या निकालना चाह रहे हैं? HCF निकालना चाह रहे हैं, तो हमें एक ऐसा नंबर पता करना है जो बड़ा भी हो और ये दोनों को एक साथ डिवाइड भी करता हो, ये दोनों को एक साथ भागा भी करता हो। ऐसा ना हो कि इसको कर रहा हो और इसको नहीं कर रहा, तो उस समय वो HCF नहीं कहलाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 12 और 24 को भाग करने वाले बहुत सारे नंबर आ गए। क्या क्या आया?
2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया, 12 आया, लेकिन इसमें से बड़ा कौन था? तो 12 था, इसलिए इसका HCF क्या होगा? 12। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। अगर ये HCF का मीनिंग हम बता रहे हैं, निकालना कैसे वो बहुत आसान बात है, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि 8 और 10 में ये 7 का HCF क्या होगा? 8 और 7 का HCF क्या होगा, ठीक है। अब पता करो, एक ऐसा नंबर पता करो जो वो नंबर 8 को भी भागा लगा दे और 7 को भी भागा लगा दे। तो इसमें तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है सर कि जो 8 को भी भागा लगाए और 7 को भी भागा लगाए। अगर मान लिया जाए हम 2 से लेते तो 2 8 को तो भागा कर रहा है लेकिन 7 को नहीं कर रहा है ना। अगर हम 8 लेते तो 8 को तो 8 भागा कर रहा है लेकिन 7 को नहीं कर रहा है। अगर हम 7 लेते, 7 को तो भागा कर रहा है लेकिन 8 को नहीं कर रहा है। तो उस समय एक ऐसा नंबर होता है जो सबको भागा लगाता है, एक, है ना। एक 8 को भी लगाएगा और एक 7 को भी लगाएगा। तो इस केस में इसका HCF क्या होगा? 1 होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों नंबर ऐसा हो कि इसका कोई कॉमन मतलब कॉमन डिवाइजर ना मिले, कोई ऐसा नंबर ना मिले जो दोनों को भागा लगा रहा हो, तो उस केस में उसका HCF क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। जैसे 8 और 7 का HCF क्या होगा? 1। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। 5 और 6 का HCF क्या होगा? 5 और 6 का भी HCF 1 ही होगा। मान लो 3 और 2 का HCF क्या होगा? तो 1 ही होगा, ठीक है। तो ये हुआ मतलब हम लोग HCF का मतलब, HCF होता क्या चीज़ है ये क्लियर हुआ। HCF का मतलब हम लोग निचोड़ यही निकाले कि एक ऐसा नंबर, मान लो 2 नंबर या 3 नंबर, 3 नंबर भी हो सकता है, 4 नंबर भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ हम 4 नंबर अगर ले ले, 3 नंबर ले ले तो क्या होगा? जैसे HCF अगर हम निकालते हैं 2 4 6 का HCF क्या होगा? तो हमें एक ऐसा नंबर पता करना है जो ये तीनों को क्या करे? भागा करे और सबसे बड़ा हो। तो कौन कौन भागा करेगा? तो ये देखो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो 2 4 6 है ना। तो एक संभावित तो ये हो गया। इसके अलावा कोई और नंबर है जिसके टेबल में 2 4 6 आ जाए? तो नहीं मिलने वाला है। तो इस समय इसका HCF क्या होगा? इसका HCF हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ तक अगर हम कहते हैं कि HCF इसका फाइंड करो 5 10 25, है ना, तो क्या होगा? तो 5 के टेबल में 5 भी आता है, 10 भी आता है, 25 भी आता है। इसके बाद कोई भी नंबर लोगे ना तो तीनों उसी के टेबल में आ जाए, ये नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए इसका HCF क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। तो HCF का मतलब समझ में आ गया। अब जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन लेमा से हम कैसे HCF फाइंड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन लेमा से HCF कैसे फाइंड करते हैं। ये डेफिनेशन पार्ट था, ठीक है। आ रहा समझ में तुमको? अब देखो, मान लो अगर हमें HCF फाइंड करना है ये 12 और 36 का, कैसे? यूक्लिड विभाजन लेमा से या यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या फाइंड करना है? HCF किसका किसका? 12 और 36 का। तो करते क्या है, सो ध्यान से देखना। जो सबसे बड़ा है उसको A मान लो, है ना। यहाँ 2 नंबर है, 2 नंबर में हमें A और B लेना होता है। जो बड़ा है उसको हमने A मान लिया, उसको लिख दिया 36, और जो छोटा है उसको हमने B मान लिया, उसको लिख दिया 12, ठीक है। अब क्या करो, इस 12 से 36 को डिवाइड करो, है ना। कितना बार में जाएगा? 3 बार में, ठीक है। 12 दिया 36, एक ही बार में कट गया, ये आ गया 0। कोई बात नहीं, छोटा क्वेश्चन से लिए थे। तो ये चीज हम लोग क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या जानते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं कि A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R। तो A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू यहाँ से बोलो 36 है, ठीक है। B का वैल्यू तो 12 है, Q का वैल्यू तो 3 है,
और आर कितना आया तो 0। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, तो ये आया 0, है ना। जब ये कंप्लीटली 0 आ जाए, है ना, जब ये 0 कंप्लीटली आ जाए तब ये वाला जो होगा जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे थे यही कहलाएगा HCF। ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसका हम लोग HCF निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो HCF निकालना है 4 और 28 का, ठीक है। ये भी कट जाएगा पूरा, तो 18 का लेते हैं, 4 और 18 का HCF किसका निकालना है, 4 और 18 का। तो यहाँ पे A किसको मानेंगे, A मानेंगे 18 को, B मानेंगे 4 को। 4 से भागा लगा 18, कितना बार में जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ बचा कितना 2, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या पढ़े कि A बराबर होता है BQ प्लस R, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना है जी 18 रख दो, और ये B कितना है तो B है 4, Q कितना आया तो B आया 4, R कितना आया 2, R कितना आया 2। इस बार जो है ये जो शेष है ना वो 0 नहीं आया, शेष है वो 0 नहीं आया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या कहता है कि अगर इस प्रकार से आए, हमें इधर 0 जब तक ना आए तब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे, है ना। तो 0 नहीं आया तो इस बार क्या करेंगे, जिससे हम भाग लगा रहे थे अब वो बन जाएगा भाजक, है ना, भाज्य। क्या बन जाएगा, भाज्य। अब जो आया रिमाइंडर वो बन जाएगा भाजक, है ना। यानी कि क्या करना है कि 2 से अब किसको भागा लगाना है, ये भाजक 4, है ना। तो कितना बार में जाएगा, 2 दूनी 4, अब कितना आया रिमाइंडर 0। तो ये चीज को फिर से लिखेंगे, इस 4 को कैसे लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 गुने 2 प्लस का 0, है ना। अब देखो 0 आ गया तब हम HCF डिसाइड करेंगे कि HCF कौन होगा। तो HCF जो होगा ये वाला होगा, इधर वाला। हमेशा ध्यान रखना ये जो है ना इसको यहाँ लिखना, ठीक है ना, ये वाला को यहाँ लिखना, ये वाले को यहाँ लिखना, ठीक है। तो इस समय इसका HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन हम लोग NCERT का लेते हैं जो पूछा गया है ना। HCF मान लो हमें निकालना हो 124 और 24 का, है ना, 124 और 24 का। तो इसी तरह से एक हम लोग का कितना हो जाएगा 124, B कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो फिर 20 से पहले भागा करो, 24 से भागा करो 124 को, कितना बार में जाना चाहिए 24 चौके या 5 बार में देखते हैं, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, है ना, 5 चौके 20, 2 12, ठीक है। चला जा रहा है 5 बार में, तो 5 बार में लिख दिया इसको, कितना गया 120, रिमाइंडर कितना बचा 4। तो देखो जी इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या जानते हैं, A बराबर BQ प्लस R जानते हैं, है ना। ये कितना था तो 124 है, लिख दो। B कितना है, B हम लोग का 24 है, ठीक है। Q कितना आया, A हो गया B, ये हो गया Q, ये हो गया R। Q कितना है तो गुना करेंगे किसको 5 को, और कितना आया रिमाइंडर तो 4। देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया। तो इस बार क्या करेंगे, इस बार यही करेंगे कि अब ये देखो ये 24 आ जाएगा इसके जगह पे, लिख दिया, और 4 आ जाएगा इसके जगह पे, ठीक है ना, 4 आ जाएगा इसके जगह पे, तो 4 लिख दिया। अब फिर क्या करेंगे 4 से भागा लगाएंगे 24 को, कितना बार में 6 बार में। अब ये पूरी 0 आ गया, तो 6 प्लस 0, तो ये पहला वाला, इस दूसरा नहीं पहला वाला है, क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन लेमा से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बहुत आसानी से हम क्या निकाल लेते हैं HCF। लेकिन ये लॉन्ग मेथड है, इससे भी शॉर्ट मेथड हो रहा है, इसलिए टेंशन मत लीजिए, लेकिन पढ़ना है तो ये सब जानना ही पड़ेगा। इसके कुछ क्वेश्चंस और लिया जाए, है ना, यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ठीक है। आगे समझ में एक दो क्वेश्चन लेते हैं, बाकी अपना करना। 135 और 225 का निकालना है HCF, है ना। 135 और 225 का निकालना है
HCF। कैसे निकालेंगे, ध्यान देने की बात है। वही चीज, अपना जो कंसेप्ट है कंसेप्ट क्लियर रखें, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ए जो है वो सबसे पहले ए किसको मानते हैं, ये जो सबसे बड़ा है उसको ए मानेंगे, ठीक है। ए किसको मानेंगे, तो जो बड़ा है सबसे, ए बराबर हो गया 225 और बी बराबर हो गया 135। बस अभी जस्ट हम लोग ने यूक्लिड डिवीजन लेमा एल से क्या जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको लिखेंगे कैसे, तो 135 से भागा रहा हो किसको, 225 को, एक बार में जाएगा, लिख दिया 135, ठीक है। 0 12 में 3 गया तो 9 90 हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, 225 बराबर 135, क्यू कितना, ए हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, तो 1 प्लस 90 है ना। चूंकि ये 0 नहीं आया, फिर शिफ्टिंग देखो आप, ये आ गया यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको क्या लिखेंगे 135 बराबर 90। अब 90 से भाग लगाएंगे किसको, 135 से, एक ही बार हो जाएगा 90, कितना बचा 5 और ये 4 45। तो इसको फिर कैसे लिखेंगे, 90 गुने 1 जोड़ने पर कितना 45। अभी भी 0 नहीं आया, अब क्या करेंगे 90 यहाँ आ जाएगा और 45 यहाँ आ जाएगा। अब फिर 45 से भागा लगाओ 90 को, कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, है ना। 45 गुने 2 प्लस कितना लिखेंगे 0, क्योंकि कट करके क्या है 0, यानी 0 आ गया। अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन होगा इसका HCF, तो ये पहला वाला है ना, बायां साइड वाला ही होता है HCF, तो ये हो गया हम लोग का HCF, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या सीखे, किसी भी 2 नंबर का HCF निकालने के लिए। अब इसमें और कुछ चीजें हैं जो जानना है, ठीक है। एक दो चीज जो एक तरह से देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काम आएगा, उसको हम लोग देखते हैं। एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या, ठीक है। एक होता है सम संख्या, सम संख्या, इसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। एक होता है विषम संख्या, विषम संख्या, संख्याएं जो है बहुत सारे होते हैं, तो संख्याएं नंबर्स, इसको कहते हैं ऑड नंबर्स, है ना। सबको पता है कि सम संख्याएं किसको कहते हैं और विषम संख्याएं किसको कहते हैं। सम संख्याएं वैसी संख्याएं जो 2 से क्या हो, भाग लग जाए, उसको सम संख्या कहते हैं। यानी कि 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, सम संख्या। विषम संख्या क्या है, जो 2 से भागा ना लगे, 1 3 5 7 9 इस टाइप से जो भी संख्याएं हैं वो क्या करेंगी, विषम संख्या कहलाती है। तो इसका सूत्र एक होता है, इस सम संख्या को लिखने का तरीका होता है कि हम इसको 2m के रूप में लिख सकते हैं, 2n के रूप में लिख सकते हैं, 2q के रूप में लिख सकते हैं, 2p के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर m n या तो q या तो p, इसको और में डालेंगे, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या होगा, m n q p क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब जैसे ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करके। अगर -1 है ना, -2 -3 ये सब क्या है, पूर्णांक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 2m से किसको सूचित कर रहे हैं, तो इवन नंबर को, यानी इवन नंबर को, यानी कि सम संख्या को। सम संख्या को किससे सूचित कर रहे हैं, 2m से। और m क्या चीज है, m है पूर्णांक, इंटीजर जिसको कहते हैं। m है पूर्णांक और m की जगह क्या क्या रख सकते हैं, तो ये सब नंबर रख सकते हैं। तो मान लो अगर हम m का वैल्यू 1 रखें तो 2 गुने 1 यानी कि 2 मिला, ये भी तो एक सम संख्या है। m बराबर 2 रखें तो 2 गुने 2 तो 4 मिला, ये भी तो एक सम संख्या है। m बराबर 3 तो क्या लिखेंगे, 2 into 3 यानी कि 6 मिला, ये भी तो एक सम संख्या है। तो हम ये पूरा ना लिख करके अगर हम कहते हैं 2m, जहां पर m क्या है, पूर्णांक है, तो भी इसको सूचित करेगा, सम संख्या को सूचित करेगा। अब ये m लिखे चाहे n लिखे चाहे q लिखे चाहे p लिखे, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो सम संख्या को ही क्या करेगा, सूचित करेगा। बात समझ में आया। तो एग्जाम में पूछता है कि किसी भी सम संख्या को व्यक्त करने का तरीका कौन है, तो या तो 2m के रूप में लिख दो या 2n के रूप में लिख दो, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी कह दे 2m + 2 कह दे, 2m + 4 कह दे,
ये सब भी सम संख्या को लिखने का तरीका है, लेकिन स्टैंडर्ड रूप जो है वो 2n है। अब आता है विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या क्या है? 1 3 5 7 9 8 7 है ना। तो इसका जो सूत्र है लिखने का, इसको लिखेंगे 2m + 1 या 2n + 1 या 2p + 1 या 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब जहाँ पे m क्या होता है, m पूर्णांक है, n भी पूर्णांक है ना, p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सम संख्या को लिखने का क्या तरीका है। तो 2m या 2n या 2q या 2p जो भी ABCD के लेटर ले ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से क्या होना चाहिए, गुना होना चाहिए। इसको कहते हैं मल्टीपल ऑफ 2, 2 का गुणांक। 2 के गुणांक वाले जितने भी नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, सम संख्या कहलाएंगे, अनइवन नंबर कहलाएंगे, ठीक है। और अगर इस टाइप के कोई दिख जाए, 2m + 1 के रूप वाला जितना दिख जाए, 2n + 1 के रूप वाला दिख जाए, 2p + 1 के रूप वाला दिख जाए, 2q + 1 के रूप में दिख जाए, ये सभी क्या कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो दोनों को जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और ये जितने सारे संख्याएं हैं सब मिल करके ही वास्तविक संख्या ही कहलाती है, ठीक है। वास्तविक संख्या की फैमिली बहुत बड़ी होती है, उसमें जो प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या जितने भी हैं सब वास्तविक संख्या के अंदर ही आता है। परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सभी उसी के अंदर आता है। तो वास्तविक संख्या की फैमिली जो है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। अब आप बात कर रहे हैं किसका, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, इसको कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर एक होता है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है जिसको कहते हैं इरेशनल, ठीक है। अब देखो परिमेय संख्या 9th क्लास में भी पढ़े थे कि वैसी संख्या है जिसको p/q के रूप में लिखा जाए और q क्या हो, 0 के बराबर ना हो और p और q क्या हो, पूर्णांक हो, इंटीजर्स, है ना। अभी मैंने बताया कि पूर्णांक होता क्या चीज है। अगर हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जहां पे p और q क्या होना चाहिए, p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक किसको कहते हैं, तो पूर्णांक वही 0 1 2 3 इधर जितना जाएगा और -1 -2 इधर से हम लोग यानी -∞ से +∞, लेकिन ये हम लोग जितने ये नंबर टाइप वाले हैं, डेसिमल वाले नहीं, है ना। तो ये कहलाते हैं पूर्णांक। तो अगर किसी भी संख्या को p/q के रूप में अगर लिख पाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। और अगर नहीं लिख पाएंगे तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो जो परिमेय नहीं है वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बेसिकली यहाँ हम जो बात करने वाले हैं वो खास तौर पे अपरिमेय की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी सीधा सीधी कह दो कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है ना। जो परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय है। आमतौर पर अपरिमेय को ज्यादातर देखना जो रूट के अंदर में अभाज्य संख्या हो, क्या हो, रूट के अंदर में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब समझते हो, अभाज्य संख्या रूट अंडर, है ना। जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, 2 3 5 7 11 13, है ना। फिर 9 17 भी हो गया, 19 भी हो गया। ये वैसी संख्याएं जो खुद से और एक से, वैसी संख्याएं जो खुद से और एक से क्या हो, भाग लगे या डिवाइड हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहलाता है। प्राइम नंबर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है कि वैसी संख्याएं जो परिमेय नहीं हो, यानी कि अगर रूट में अगर 2 है ना, तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, यानी कि हम कह सकते हैं कि रूट में अगर अभाज्य संख्या हो, रूट में अगर अभाज्य संख्या हो तो क्या होगा, इरेशनल, यानी कि अपरिमेय संख्याएं होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। हमेशा याद रखना, अगर हम बात करेंगे रूट में 9 की, तो 9 तो अभाज्य नहीं है ना,
9 तो अभाज्य नहीं है। अब देखो, लेकिन इसका वैल्यू तो 3 होता है, √9 का वैल्यू 3 होता है। 3 को हम √3/1 लिख सकते हैं। और जहाँ पे 3 भी क्या है, एक पूर्णांक है और 1 भी क्या है, पूर्णांक है, यानी P/Q के रूप में लिख लिए। इस क्राइटेरिया को फॉलो कर गया, यानी कि ये परिमेय संख्या है। रूट में तो था लेकिन ये तो अभाज्य नहीं है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना कि रूट में अगर ये पूर्ण वर्ग हो, रूट में अगर ये पूर्ण वर्ग हो तो ये हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्याएं होगी। ठीक है, तो √2, √3, √5, √7 ये सब सारे क्या है, ये सब सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। एक पाई भी होता है जिसका मान हम लोग 22/7 कहते हैं, तो ये P/Q के रूप में तो हो गया था सर, तो फिर भी ये क्या है, अपरिमेय। तो यही एक नंबर ऐसा है, पाई मतलब एक तो हम लोग कांस्टेंट मान लिए हैं, ये कोई नंबर नहीं है, ये कोई एक सिंबल है जिसको हम लोग कह दिए हैं 22/7, और ये किसके अंतर्गत आता है, इरेशनल के अंतर्गत आता है, अपरिमेय संख्या के। तो एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है कि पाई क्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में ये सब आ गया। अब इसके कुछ गुणधर्म जानेंगे, गुणधर्म क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या के गुणधर्म। इसका गुणधर्म है कि अगर मान लो कि एक परिमेय है ना, यानी एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, है ना, परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय होगा। एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय। जैसे देखो 3 क्या है, परिमेय संख्या, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों को जब जुड़ गया तो ये क्या होगा, ये पूरे टोटल को क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे, है ना। ये गुणधर्म है कि अगर एक परिमेय है और एक क्या है, अपरिमेय है ना, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, अगर घटाएंगे तो भी क्या होगा, अपरिमेय, या तो जोड़ो या तो फिर घटाओ तो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और अगर मान लो कि 2 ठो अपरिमेय प्लस अपरिमेय कर देता, अपरिमेय प्लस अपरिमेय कर देता, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी क्या होगा, अपरिमेय। कैसे, जैसे ये √2 है प्लस ये √2 है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, जोड़ के कितना आएगा, 2√2, ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, तो 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, है ना, तो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। अगर मान लो घटा दिए तब, तो घटा दिए तब हो सकता है परिमेय भी आ जाए। जैसे देखो √2 माइनस √2 कर देंगे तो ये आ गया 0, तो 0 तो एक परिमेय में आ गया ना। तो यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात है, बहुत अच्छी कंसेप्ट इसमें छुपा हुई है कि अगर अपरिमेय प्लस अपरिमेय जोड़ तो रहे हैं और दोनों अगर समान हो तो अपरिमेय ही होगा, दोनों समान हो और घटा रहे हैं तब परिमेय हो जाएगा। ये बात याद रखना, दोनों क्या था, समान था, दोनों क्या है, समान है ना। और अगर घटाने पर ये घटाने पर 0 आएगा, घटाने पर परिमेय आ जाएगा, घटाने पर क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा। ये बात को ध्यान देना है, दोनों समान हो और दोनों अपरिमेय हो तो घटाने पर क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा, जोड़ने पर क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। एकदम नोट करने वाली बात है। अगर मान लो अपरिमेय है और एक √3 और ये -√2, तो दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग है तब अपरिमेय ही होगा। अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का जब घटाव करेंगे तो अपरिमेय मिलेगा, और दोनों सेम संख्या हो और वो दोनों अपरिमेय हो और तब घटाएंगे तब वो 0 आएगा, तो उस वक्त हो जाएगा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म है। तीसरी गुणधर्म क्या है कि मान लो कि एक परिमेय संख्या को गुणा कर रहे हैं अपरिमेय के साथ, परिमेय संख्या को गुणा कर रहे हैं अपरिमेय संख्या के साथ, तो क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय। जैसे देखो ये परिमेय 2 है और ये √5 अपरिमेय है, तो 2√5 क्या कहलाएगा, ये हो गया परिमेय रेशनल, ये हो गया अपरिमेय। तो दोनों को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय।
तो ये चीज याद रखना है, ठीक है ना। और अगर मान लो अपरिमेय को गुना करेंगे अपरिमेय से, तब अपरिमेय गुने अपरिमेय, तब क्या होगा। अब इसमें डिपेंड करता है कि दोनों समान है कि दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों समान है, अगर दोनों समान है तब क्या होगा, और असमान है तो क्या होगा। अगर मान लो दोनों समान है, मतलब कि √2 गुने √2 कर दिए, तो ये रूट कितना आ जाएगा 4 यानी कि 2 आ गया। तो दोनों अगर समान है तो अपरिमेय, अपरिमेय कितना हो जाएगा, परिमेय। ऐसा कब होगा, जब दोनों क्या हो, समान हो, एक ही जैसा हो, और गुना कर देंगे तब अपरिमेय गुने अपरिमेय किसके बराबर आ जाएगा, परिमेय के बराबर। और दोनों अलग अलग होता, असमान होता है ना, असमान है ना। तब जैसे √3 इंटू √2, ये दोनों को गुना करेंगे तो √6 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या आ जाएगा, अपरिमेय। दोनों असमान हो और गुना करेंगे तब अपरिमेय, और दोनों समान हो और गुना करेंगे तब परिमेय। तो ये कुछ गुणधर्म है, ये गुणधर्म जानने से क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में हम लोग को बहुत सहूलियत होगी, है ना। ये चीज क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम लोग को जानना है, वो जानना है एलसीएम के बारे में। एलसीएम जानना है प्लस एलसीएम और एचसीएफ के बीच का रिश्ता जानना है, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से कर लीजिए। एक क्वेश्चन अभी हम लोग के पास है कि इसको दिखाना है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और या फिर 4q + 3 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, हो सकता है कभी कभी 2 वाला भी फॉर्म आ जाए, इसमें 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में दे होता है, ये दिखाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें क्या करो, हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, bq + r, है ना। तो इस केस में हमें 4q + 1 या 4q + 3 कब आएगा, जब b को हम 4 रखना पड़ेगा। कहने का मतलब b को 4 रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि लेट b बराबर क्या है 4 रख दिए, तो a बराबर क्या होगा bq + r यानी कि 4q + r, 4q + r। आप देखो r क्या हो सकता है, ये वह जहां पर r क्या हो सकता है, r जो होगा या तो 0 हो जाए, या तो 1 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 3 हो जाए, है ना। 4 तो नहीं हो सकता, 20 से हमेशा कम होता है। तो r का वैल्यू क्या होगा, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, है ना। यानी कि इस a को हम क्या लिख सकते हैं, अगर r का मान 0 रखते तो 4q लिखते, है ना। r का मान 0 रखते तो a का मान कितना होता 4q, r का मान 0 हो गया। r का मान 1 रखते तो a बराबर क्या होता 4q + 1 हो जाता, r की जगह 1 रख दिए। r का मान 2 होता तो a का मान क्या होता 4q + 2, r का मान अगर 3 है तो a का मान क्या होता 4q + 3, ठीक है यहाँ तक। अब हमें बोला कि विषम, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, और विषम पूर्णांक को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो विषम पूर्णांक को या तो हम 4q + 1 के रूप में लिखेंगे, या तो 4q + 3 के रूप में लिखेंगे। क्योंकि 4q वाला जो आ जाएगा ये हो जाएगा सम, ये भी हो जाएगा सम, तो बच गया उसी को भी सम में लिखना है। यानी हम अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर है, अगर उसको हम धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में, तो यही आंसर होगा। अतः कह सकते हैं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है, बस यही दिखाना था, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन और भी है, उसमें हम लोग केवल इस पे चेंज करेंगे। यहाँ अगर मान लो 6q + 1 या 6q + 3 ऐसा कुछ रहता तो हम लोग यहाँ पे b की जगह 6 मान लेंगे, 2 रहता तो b की जगह 2 मान लेंगे। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ठीक है, इतना डरने की कोई बात नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। आगे हम लोग को एक चीज़ और जानना है, HCF और LCM के संबंध क्या होता है। एलसीएम वैसे भी तो पढ़ते आ रहे होंगे, एलसीएम क्या चीज़ होता है उसके बारे में जानते ही होगा, है ना।
एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, जिसमें हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे, फैक्टर देख रहे थे, इसमें मल्टीपल देख रहे हैं है ना। मल्टीपल कहने का मतलब जैसे अगर हमें एलसीएम निकालना है किसका, 4 और 6 का, 4 और 6 का, तो एक ऐसा नंबर पता लगाओ है ना, एक ऐसा नंबर पता लगाओ जो सबसे छोटा हो और उसको 4 भी डिवाइड करे और 6 भी डिवाइड करे, तो ऐसे नंबर पता लगाना है, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर हम कहें कि अगर हम एक ठो ले ले 12, एक ले ले 24, एक ले ले 36 है ना, इस टाइप से, तो क्या देख रहे हैं कि इस 12 को 4 भी डिवाइड कर रहा है और 6 भी डिवाइड कर रहा है, यानी 12 4 के टेबल में भी है और 6 के टेबल में भी है ना। क्या 24 भी 4 के टेबल में और 6 के टेबल में है, तो बिल्कुल है। 36 ये भी है 4 के टेबल में भी और 6 के टेबल में। तो ऐसे तो करोड़ों अरबों नंबर हो सकते हैं जो 4 के टेबल में भी हो और 6 के टेबल में हो, तो उन करोड़ों अरबों में जो सबसे लिस्ट है, जो सबसे छोटा है, वही कहलाएगा एलसीएम। तो छोटा कौन है, 12, तो ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। यानी कहने का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा नंबर पता करो जो क्या हो, सबसे छोटा हो और वो नंबर को ये नंबर भी भागा लगाए और ये नंबर भी भागा लगाए। तो ऐसा अगर पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कोई नंबर हम ढूंढ सकते हैं, तो वही नंबर क्या कहलाता है, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। बात समझ में आया। तो एलसीएम बहुत तरीके से निकालना सीखो, 6 क्लास से पढ़ रहा होगा, 5 क्लास से भी बहुत लोग एलसीएम निकालना जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध है। तो ये वहाँ से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ लिखोगे एलसीएम और एचसीएफ का संबंध है ना, लिखो एलसीएम कोई भी नंबर, 2 नंबर लेनी है, ए बी, तथा एचसीएफ कोई भी नंबर लेनी है, कोई भी नंबर नहीं, ए बी का है, के बीच तथा के बीच संबंध बनेंगे, ठीक है, के बीच संबंध, के बीच संबंध क्या संबंध है, इसको अच्छे से जानने की कोशिश करो। देखो कोई भी 2 नंबर है, उसका एलसीएम और एचसीएफ का संबंध जो होगा कुछ इस प्रकार होगा कि अगर हम एलसीएम को और एचसीएफ को गुना कर दें तो वो दोनों आपस में दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यानी ए बी का एलसीएम और ए बी का एचसीएफ को गुना करो और वो दोनों नंबरों को आपस में गुना करो, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हो गया फार्मूला। अब देखो यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है, इसमें 4 चीज है, एलसीएम, एचसीएफ, ए और बी। तो 4 में कोई भी 3 दिया रहे और एक को निकालने बोला तो निकाल सकते हैं। जैसे अगर एलसीएम दिया रहता और ये दोनों नंबर दिया रहता, एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, ए गुने बी बटे एलसीएम ऑफ ए बी, ये भी एक फार्मूला। एलसीएम ऑफ ए बी निकालना है तब ये हो जाएगा ए गुने बी एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ए निकालना रहता तब एलसीएम ए बी गुने एचसीएफ ए बी, और भागा में कौन होगा, बी। बी निकालना होता तब एलसीएम ए बी गुने एचसीएफ ए बी अपॉन में ए। तो ये हो गया हम लोग का क्या कहते हैं, एलसीएम तथा एचसीएफ के बीच में संबंध। यहाँ से क्वेश्चन कैसा रहेगा, कैसा पूछेगा, ये अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको नोट करें। इसके इस रिलेशन से इस कुछ क्वेश्चंस हैं जो बड़ा अच्छा क्वेश्चंस बनता है यहाँ से। तो देखा जाए, एक क्वेश्चन लेते हैं कि एचसीएफ किसका 306 और 500 657 कितना 9 तथा एलसीएम, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम
ऑफ 306657 क्या होगा, क्या होगा? तो बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं हम। जैसे देखो अभी हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने जाना कि एलसीएम गुने एचसीएफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए गुना बी के। क्या निकालना है, एलसीएम। तो क्या करेंगे, ए गुने बी बटे एचसीएफ कर देंगे। अब ए गुने बी मतलब ये ए है और ये बी है, या तो इसको ये कर दो इसको भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 306 गुने कितना हो जाएगा, 657, और एचसीएफ कितना है 9। अब देखो 9 से कोई भाग लग रहा है, देखो तो एक साइड कटेगा, 9 से कितना बार हो जाएगा, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, बचा दो 9 तिया 27, 73 बार। तो 306 गुने 73, ये दोनों को गुना कर देंगे, जो आएगा वही हम लोग का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो बहुत आसान है इस फार्मूला के हेल्प से, है ना। अगर मान लो कुछ ऐसा कर देता कि हम लोग को कहता कि HCF A इंटू 657 है तथा LCM A507 इज इक्वल टू ये इसके बराबर है 306 गुने 73। तो B का मान क्या होगा, तो B का मान क्या होगा, ठीक है। तो अभी जस्ट हम लोग B का फार्मूला लिखे थे, B का फार्मूला लिखा हुआ है कि LCM गुने HCF बटे A। तो LCM कितना है, LCM है 9 और HCF कितना, सॉरी HCF है 9, LCM है 306 गुने 73। B का मान पूछा है तो ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा मतलब कितना, A को कितना माने हैं, A को कितना बोल रहे हैं, A को बोल रहे हैं पहला वाला, यानी उसको कितने से भाग करना है, 306 से, है ना, 306 से। तो 306 से 306 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 9 9 27, 63 और 2 65, तो 657। तो बी आ गया। तो इस तरह से हम लोग को 4 में से कोई भी 3 दिया रहे, एक को छुपा दिया जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये था किसके बारे में, एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे फाइंड करते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM निकालना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। पहला है 26 और 91 का, दूसरा है 510 तथा 92 का, तीसरा है 336 तथा 54 का। कौन सा विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। बहुत आसान होता है, देखना है इसको, समझने की कोशिश करना अच्छे से। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं, है ना, अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं। तो जैसे 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालना, यानी अभाज्य से ही भागा लगेगा। तो अभाज्य पहला कौन है, 2, 2 से कितना बार में, 13 बार में। अब ये 13 बार में ही जाएगा एक बार, है ना। फिर क्या करो, 91 को, 91 पर कितना से जाएगा, पहले 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, कितना बार में, 13 बार में। अब देखो इस 26 को क्या लिखा, 2 गुने 13, और ये 91 को क्या लिखा, 7 गुने 13। HCF का मतलब कॉमन फैक्टर दोनों में हो, जो दोनों में हो। तो देखो इस 13 जो है दोनों में है कि नहीं, तो ये दोनों का HCF क्या हो जाएगा, HCF 26 और 91 का हो गया कितना, 13। LCM क्या होता है, LCM निकालना है। तो देखो कि ये दो कितना बार है, एक ही बार है, एक बार लिख दो 2, है ना।
फिर 13 कितना बार है, ये दोनों में मिला के एक ही बार लिखेंगे, 13 भी एक बार है। और क्या है 7 कितना बार है, एक बार, सबको एक बार लिखो। जो मैक्सिमम कितने बार है, दो मैक्सिमम कितना बार है, एक ही बार है। 13 यहाँ पे एक ही बार है तो हम लोग एक ही बार लिख देंगे। और 7 कितना है, एक बार। अब इन लोग को क्या करो, गुना कर दो। 91 दूनी है ना, 91 दूनी जितना आएगा वही हम लोग कैल्शियम हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 182 है ना। तो 182 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। इसी तरह से दूसरा नंबर कह रहा है 510 तथा 92 का क्या निकालना है, एलसीएम तथा एचसीएफ। तो 510 का निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन। 510 का 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 बचे 10, फिर 2 बचे 10, ठीक है। 255, 5 से जाएगा, 5 बचे 25, 1 3 से जाएगा, 17 तिया 51, ठीक है। अब नहीं जाएगा 92 को कितना बार में जाएगा, 2 बार में तो 41 ना, 5 4 दूनी 8, 4 6 46, 2 बार में 23 दूनी 46, ठीक है। तो क्या होगा 510 और 92 का क्या होना है, तो 510 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 23। अब जो दोनों में कॉमन है उसको घेरा लगा दो, एक ही तो कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 510 और 92 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 2। अब देखो एलसीएम में क्या करते हैं कि 2 तो एक ही बार आया, मैक्सिमम कितने बार आया है ना। तो ये यहाँ पे ऐसा देखा गया कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 हो गया। ये कितना बार आया, नीचे 92 में कितना बार आया, 2 बार आया, और 23 तो 2 बार आया। हाईएस्ट कितना बार है, 2 बार है। तो एलसीएम जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 2 के पावर 2 है ना, गुने कितना लिखना है, फिर जो सबको एक बार, जो एक बार है उसको कौन कौन है, 3 5 17 और 23। जो इसमें एक मतलब समा गया वो एक ही बार लिखना है, जो इसके साथ आ गया उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है ना। तो 2 के पावर 2, 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, ठीक है। अब क्या करोगे, ये सभी को गुना कर दोगे, जो आएगा वही हम लोग का क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो आसान है। 336 देखो बच्चों, 336 का निकालो अभाज्य गुणनखंड, 2 से जाएगा 6 2 1 2, बचा 2 छक 12, 2 छक 12, ठीक है। 2 8 16, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 13, ठीक है। 2 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 21, फिर 3 7 21, ठीक है। 336 को ऐसे लिख दिया। 54 को कैसे लिखेंगे, 54 को लिखेंगे 2 से 27 बार में गया, 3 से 9 बार में गया, 3 से फिर 3 बार में गया। तो 336 को हमने लिखा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और 54 को कैसे लिखा, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। 2 चीज कॉमन है, एक ये कॉमन है, एक कॉमन है। एचसीएफ कितना हो गया, तो 2 गुने 3 यानी कि एचसीएफ हो गया 6। एलसीएम जानना है, तो एलसीएम जानना है तो देखो 2 एक बार तो आ चुका है ना। अब कितना बच गया, 2 के पावर 3, 3 बार लिखेंगे इसको, 1 2 3, यहाँ एक ही बार लिखना है 3, और फिर यहाँ से इसको फिर एक बार। अब सभी को जो गुना करेंगे, 2 दूनी 4 8 दूनी 16 48, 48 गुने 9, 9 8 72 के 2 है ना, 9 चौके 36, 36 4 40 3 43, जो भी आएगा 432। देख लो एक बार, 9 8 72 के 2, 9 चौके 36 4 40 और 3 43, ठीक है, 432 हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ तथा एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगी उसमें हम लोग देखेंगे शांत दशमलव अशांत दशमलव क्या होता है, ठीक है। और फिर इसमें और कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो देख लेंगे अच्छे तरीके से, और कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे और एक ही दिन में हम लोग इसको फिर निपट लेंगे, ठीक है। तो आज नहीं रखते हैं, अगर
चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।